लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी क्यों गुस्से में आए। बोल न्यूज ने पता लगा लिया। नून लीग का वीडियो लिंक इजलास आसिफ जरदारी के गुस्से की वजह बना। इजलास में हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। नवाज शरीफ ने हाँ में हाँ मिलाई। पीडीएम इजलास से आसिफ अली जरदारी का खिताब तयशुदा था। जैसे ही आसिफ जरदारी ने खिताब शुरू किया, बिलावल हाउस कराची से टिकर्स मीडिया को पहुंचना शुरू हो गए। और पीडीएम इजलास में आसिफ जरदारी ने तहफ्फुजात का इजहार क्यों किया? मरियम नवाज को इजलास की अंदरूनी कहानी लीक होने का कैसे पता चला? 16 मार्च को अपोजिशन इजलास में क्या गर्मा गर्मी हुई? एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक, बताइएगा क्या कहानी है ये? जी, ये 6 घंटे का जो तवील इजलास था और इस इजलास के बाद पीडीएम में शामिल जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनमें इख्तलाफात की जो खलीज है बहुत वसी हुई है और इसकी बड़ी वजह बनी आसिफ जरदारी की जो तनकीद थी और उनका जो गुस्सा था नून लीग की क़यादत पर, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ पर। और इस हवाले से दो जो वीडियोज़ थी मुस्लिम लीग नून के इजलास की, वो आसिफ जरदारी तक पहुँची थी और इन दोनों वीडियोज़ में जो है वो आसिफ जरदारी पर हमजा शहबाज और नवाज शरीफ तनकीद कर रहे थे। और ये मामला था पंजाब की वज़ारत आला की तब्दीली और अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से। इस पर जो मरियम नवाज थी वो नुक्ता नज़र की हामी थी इसहाक डार की कि तरीके अदम एतमाद लाई जानी चाहिए, जबकि जो हमजा शहबाज थे और नवाज शरीफ थे उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर हम बुज़दार को हटाकर परवेज़ लाई को ले आएंगे तो परवेज़ लाई के आने से तो मजबूत हो जाएगी, वहाँ पर काफ लीग मजबूत होगी, तहरीक इंसाफ ही मजबूत होगी, हमारा जो है वो जो वजूद है और हमारी जो अपनी जो एक कैपेसिटी है वहाँ पर नून लीग की वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर नवाज शरीफ ने ये जुमले भी कहे कि हमें तो आसिफ जरदारी पर जो है पहले भी इतमाद नहीं था, अब भी इतमाद नहीं, हम तो पीडीएम में शामिल हैं मौलाना फजल रहमान की वजह से। उनके इस जुमले की वजह से जब ये आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारे अपने ही दोस्त हमारे खिलाफ जब इस किस्म की बातें करेंगे, अदम इतमाद करेंगे, तो फिर हम कैसे यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस पर जो है मौलाना फजल रहमान ने कहा आपके पास इस बात का क्या सबूत है? उन्होंने कहा मौलाना ठहरिए, अभी आपको सबूत भी भिजवाता हूँ। तो वो जो एक वीडियो लिंक की जो लीक एक वीडियो थी वो फिर आसिफ जरदारी ने उसी वक्त मौलाना फजल रहमान को भेजी। मौलाना वो देखी वीडियो और उसके बाद मौलाना कुछ बोले तो नहीं, उन्होंने कहा कि चलें इस बात को छोड़े आगे बढ़ते हैं। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि आगे, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि आगे नहीं बढ़ते, अब हमें खुलकर बात करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे पर एतमाद नहीं करेंगे तो ये चीजें जो है वो नहीं चल सकती हैं। अभी तो हमने बहुत आगे जाना। ठीक है सिद्दीक, ये तो उस इजलास की अंदरूनी कहानी है जो आपने के सामने रख दी है। खबरें ये भी है कि पीपल्स पार्टी का पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का फैसला मानने से इनकार, पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने का फैसला, एएनपी और बीएनपी मेंगल के पीपल्स पार्टी को हिमायत की यकीन दहानी। इस बारे में जरा क्या बता रहे हैं? देखिए, ये मामला भी पीडीएम के इजलास में ही जो है वो ज़ेर बहस आया था। इसका भी मैं अंदर का हाल आपको बता देता हूँ। जब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये तय हुआ था स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कि अपोजिशन लीडर सेनेट में हमारा होगा, तो इस पर आसिफ जरदारी ने उनसे पूछा कि शायद ककान अब्बासी बैठे थे, मरियम नवाज का कौन होगा? इस पर उन्होंने कहा जी आजम नज़ीर तारड़। इस पर आसिफ जरदारी ने बोला आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये उनके कोट एंड कोट अल्फाज थे। उन्होंने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो बीबी शहीद के कातलों का वकील है आप उसको जो है वो अपोजिशन लीडर नामजद करेंगे, हम इसको कभी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा अभी 8 मार्च को वो उन कातलों की हमायत में वहां पे पेश हुआ है और आज आप उसको कर रहे हैं, तो इस बात को नहीं माना जाएगा। और आज जो जराए हम ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बीएनपी मेंगल के साथ जो है वो रिक्विजिशन जो है एक दरखास्त जमा करवाने का फैसला किया है सेनेट सेक्रेटेरिएट में। ठीक है, सिद्दीक साजिद नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी अहम खबरों पर उन्होंने रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया आपका। और अब जिक्र करेंगे मरियम नवाज का, जिनकी मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की मुंतकली की तहकीकात के लिए तलब कर लिया। 26 मार्च को शरीफ फैमिली पर 3500 कनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल करने का इल्जाम है। शरीफ बिरादरान ने हमेशा मिसाक जमहूरियत की बात की थी। मुल्क पर आज सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है। लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब की मीडिया से बातचीत, कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत से कबल 14 घंटे लोडशेडिंग होती थी जिसे सिफर कर दिया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया। मुल्क में आज महंगाई की शरह 16% है। वो इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो खुद वोट चोरी की पैदावार हैं। उनसे इंतखाबी इस्लाहात की बात करें जो आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किए गए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को, पार्लिमानी लीडर को, मीडिया को कैद करके इंतजामी अमूर की और पार्लिमानी
इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। नैब न्याजी गठजोड़, नैब को आज मरियम नवाज याद आ गई। ये जितने कॉल अप नोटिस मरियम नवाज को आए हैं जिस वक्त ये नैब की हिरासत में थी, ये तमाम सवालों के जवाब वो दे चुकी है। और आज साल के बाद दोबारा वही कॉल अप नोटिस, दोबारा वही सवालात। आज शहबाज शरीफ जेल में है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से डर लगता है। हमने वादे किए थे 2013 में, अल्लाह ताला के फजलो करम से 2018 में अवाम को देकर गए। मुल्क के अंदर 18 घंटे लोड शेडिंग सिफर पर लेकर आया। वो दवाई जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के दौर में मुफ्त मिलती थी, वो 500% बढ़ा दी गई। एक खुदकुशी करने को कहा था कि मैं IMF जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। आज अवाम कहती है कर लेते वो खुदकुशी, तो आज उनकी खुदकुशी बच जाती। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यह कहा है कि लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले मुल्क की तरक्की का सफर रोकना चाहते थे। ये मार्च शुरू होने से पहले ही अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने ये गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। नए पाकिस्तान में मफाद परस्तों के मखसूस एजेंडा की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अवाम के सामने इस टोले की घटिया सियासत बेनकाब हो चुकी है। PDM का इबरतनाक अंजाम मफाद परस्तों के लिए वाज़े पैगाम है। उन्होंने कहा कि कौम के ठुकराए हुए अनासर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। PDM के सियासी लावारिसों ने मेरे खिलाफ सियासी केस बनाया, ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले इनको गले से पकड़ा अब हलक से पकड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना दोनों फरीकों का काम है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिलेगा। केस सुनने पर इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार हूं। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसल वावडा के बयान के हवाले से, और उनका कहना है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। साथ साथ फैसल वावडा ने कहा कि पहले इनको गले से पकड़ा अब हलक से पकड़ेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कुत्ते के काटने के वाकयात पर सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का बड़ा फैसला सामने आया है। रुकनी सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। फरियाल तालपुर रतो देर से रुकने सूबाई असम्बली सिंध है। इसी बारे में मजीद अपडेट लेते हैं। शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, आगाह कीजिएगा। देखिए, सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का बड़ा फैसला आया है जिसमें 2 रुकने सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। कुत्ते के काटे जाने के केसेस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें PF 10 सूबाई असम्बली की मेंबर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल की है सिंध हाई कोर्ट ने। जबकि सूबाई असम्बली से मलिक असद सिकंदर हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनकी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने पिछली समाअत में ये वाज़ेह किया था कि अगर कुत्ते के काटने के वाकयात नहीं रोके गए और अरकान सूबाई असम्बली ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 हल्कों के नाम दिए गए थे। आज सिंध हाई कोर्ट ने फैसला जारी करते हुए 2 अरकान सूबाई असम्बली को मुअत्तल कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए शाहिद। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की एहतसाब अदालत में पेशी। फाजिल जज की रुख्सत के बायस मुल्जिमान जज की अदालत में पेश हुए। रेफरेंस की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। और अब कुछ बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। जिसका डर था वही हुआ। मुल्क में कोरोना का तीसरा फेज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक जा पहुंची। 24 घंटों में मोहलिक वबा ने मजीद 61 जिंदगियां छीन ली। 3495 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस बढ़कर 24,592 हो गए। कराची में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर जिला वस्ती में मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया और पुलिस लॉकडाउन नाफिज कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इन इलाकों में सूरत हाल क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ब्लॉक 14 में मौजूद है गुलबर्ग के, और यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो गुज़िश्ता रात नाफिज हो चुका है। अगर बात की जाए पूरे कराची की, तो जो कोरोना के केसेस हैं वो मुस्बत आने के बाद जो है वो कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया उसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है उसका कोई किरदार सामने नहीं आ रहा। पुलिस भी जो है वो मौके पर मौजूद नहीं है। ब्लॉक 14 ब्लॉक 15 के दरमियान की सड़क पर हम लोग मौजूद हैं। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई, ये लॉकडाउन लगा दिया है तुम्हारे इलाके में, कितना नुकसान है कारोबार का? नुकसान है, बंद होगा,
जो हम 12 बजे तक खोलते हैं, 7 बजे अगर बंद होगा तो नुकसान है ना हमारा। देखिए बिल्कुल कारोबारी अफराद जो हैं उनका यही कहना है कि एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इलाके में नाफिज हो गया है, तो कारोबार करने वाली जो शख्सियात हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। अगर हम लोग यहाँ पे वायलेशन की बात करें तो गुज़िश्ता रात 12 बजे तो यहाँ पे लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, लेकिन कोई भी गली कोई भी सड़क जो है वो सील नहीं की गई। ठीक सलमान की आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, कराची में कोरोना के बढ़ते वार, सिंध हुकूमत ने जिले वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पहरे बिठा दिए हैं। 31 मार्च तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है। हॉटस्पॉट्स इलाकों में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की 9 यूसी शामिल हैं। कराची में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद 60 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर में क्या सूरत हाल है, इस बारे में अपडेट्स लेते हैं राउफनान से। जी राउफनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हेल्थ वर्कर की जो वैक्सीनेशन हो चुकी है और इसी के साथ साथ NCOC के फैसले के मुताबिक जो 60 साल से ज़ायद बुजुर्ग अफराद हैं उनकी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ डॉक्टर फरहत मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। आज अगर आप सुबह आते हैं तो लोग, मेरा मतलब है इतना हमारे पास इस सेंटर में क्राउड था कि हम बिलीव नहीं कर सकते। सम टाइम यकदम ही क्राउड हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त खालिकदीन हाल में वैक्सीनेशन सेंटर जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल के सुपरविजन में चल रहा है, मैं MS डॉक्टर फरहत अब्बास हूँ। हम 13,000 से अबव लोगों को वैक्सीनेट इस वक्त डोजेज लगा चुके हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और इसमें हमारे साथ NCOC की और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फुल सपोर्ट के तहत वो हमारे बैक पे खड़े हुए हैं। उन्होंने हमें श्योरिटी कराई हुई है कि कोई वैक्सीन की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। कितने दिनों में 13,000 ये वैक्सीनेशन की गई? ये देखो, ये आपको ये वैक्सीनेशन लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था 3 फरवरी से शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, डॉक्टर फरहत जो है वो तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शहरी बड़ी तादाद के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उन्हें हिदायत मिली है कि जो 70 साल से ज़ायद अफराद हैं वो शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपनी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताते चलें कि शहरियों के ताउन न करने पर माशी और माशरती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कोरोना SOPs का ख्याल न रखने पर NCOC का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आमना अली से इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। आमना, बताइएगा NCOC का इस हवाले से कहना क्या है? वज़ीर हुकूमत की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ है। इजलास में हेल्थ गाइडलाइंस के निफाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। शहरों की जानिब से SOPs का ख्याल न रखने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल दरामद का जामे जायजा लेने की जरूरत है। ब्रीफिंग में बताया गया कि NCOC की जानिब से बढ़ती शरह अमवात और मुज़्ज़त केसेस जो है उन पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस वक्त जो मुल्क भर में मुज़्ज़त केसेस की शरह है वो 7.5% हो चुकी है और तमाम बड़े शहरों में मुज़्ज़त की जो है 5% से तजावुज़ कर रही है। सूबाई हुकूमतों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम जो है करने की हिदायत दी गई है NCOC की जानिब से। और मुल्क भर में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी रिपोर्ट हो रही है। ये ब्रीफिंग में बताया गया है। NCOC की जानिब से शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त भी की गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि शहरों की जानिब से ताउन न करने के नतीजे में कारोबार बंद करने और मौशी और मौशरती सरगर्मियों पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। जी ठीक आमना, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर थी आपको। सुप्रीम कोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। अदालत ने इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिया और जवाब भी तलब कर लिया गया है। तैयब बलोच इस केस के हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे। जी तैयब, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अकबर एस बाबर को PTI के बानी रुकन करार देने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली और जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि पार्टी फंडिंग का केस अभी ज़ेर अल्तवा है, तो फिर आपको मसला क्या है। इस पर इमरान खान के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन केस करने से कबल अकबर बाबर को जो है वो PTI से निकाला जा चुका था। इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से अकबर बाबर को PTI का बानी रुकन करार दे दिया जबकि वो PTI से निकाले जा चुके थे। अनवर मंसूर का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल या कोर्ट नहीं कि वो अपने तौर पर कोई फैसला करे। आप इस पर जैसे याया अफरीदी ने कहा कि आपको फॉरेन फंडिंग केस पर कोई एतराज नहीं, सिर्फ अकबर एस बाबर की केस में मौजूदगी पर एतराज है। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि आप कह सकते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस करते वक्त अकबर एस बाबर पार्टी के रुख को नहीं थे। इस पर अनवर मंसूर ने कहा कि अकबर एस बाबर को 2011 में मुस्तकिल तौर पर PTI से निकालने का नोटिस जारी किया जा चुका था। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी कमेटी पर
एतराज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से अकबर असबाबर को पार्टी का जो है वो बानी रुकन तस्लीम कर लिया, जबकि वो पार्टी के बानी रुकन अब मजीद हैं भी नहीं। इस पर अदालत ने इमरान खान की अपील समाज के लिए मंजूर करते हुए अकबर असबाबर को बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरी समीर की बाजियाबी के लिए सीटीडी को एक और मौका दे दिया। अदालत ने 22 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए, हमें लापता शहरी की फौरी बाजियाबी चाहिए, किसी की परवाह किए बगैर वो सब करेंगे जो नहीं भी किया जाएगा। और कराची गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अहम मरहले में दाखिल हो गया है। कच्ची के बाद अब पुख्ता इमारतों की बारी आ गई है। लियाकताबाद 4 नंबर पर गैर कानूनी इमारतों को गिराया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौके पर मौजूद है। और सिंध असम्बली के बाहर मुलाजमत की मुस्तकिली के लिए बैठे असासा के धरने को आज 17 रोज हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात नाकाम होने के बावजूद असासा के हौसले बुलंद हैं। कहते हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। देखिए, आईबी के असातिज़ा जो हैं वो इस वक्त भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। आज 3 रोज यहाँ इनका मौजूद और अपने मुतालबात के हक के लिए कि उनका ये कहा जा रहा है कि अब तक गवर्नमेंट ने इनकी जो है वो नहीं सुनी है। अली रजा मेरे साथ मौजूद है। अली, क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कब तक बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट से जो बात हुई है वो किस लेवल पर हुई है अब तक? सर, सईद गनी साहब से जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें हमारा ये 2 मुतालबात हमने रखे थे कि हमें रेगुलराइज किया जाए। तो उन्होंने कोर्ट का रेफरेंस दिया कि हम मजबूर हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर कराची हाई कोर्ट के हुक्म के तहत अगर आप मजबूर हैं तो हैदराबाद ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर तो आप रुक जाए। उनका ये डिसीजन है कि जब तक फैसला आ जाए तब तक जो है इनको निकाला नहीं जा सकता, इनकी सैलरीज बंद नहीं की जाती। तो हमने कहा कि उसका फैसला आ जाए, फिर जो भी आप दोनों फैसलों की रोशनी में जो भी अदालत हमारे साथ की करेगी इंसाफ, हम उस पर अमल करेंगे। तो वो उस पर जो है राजी नहीं हो रहे हैं। ये बताएं, धरना जो है वो कब तक यहाँ जारी रहेगा? कोई आप आगे बढ़ेंगे सीएम हाउस की तरफ या नहीं? हमने चेतावनी मुसलसल दी हुई है। कल भी हमारी जो है ना फीमेल हेड मिस्ट्रेसेस ने आग लगाई है, वो जल गई हैं, उनका नुकसान हो गया है। एक हमारी फीमेल जो है वो अभी तक उसका पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अगर आज हमारा मुतालबा नहीं हुआ तो हम 4 बजे सीएम हाउस का घेराव करेंगे। ठीक है जी, ये अली रजा मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबा। चीफ कफील, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची के बाद रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। पंजाब भर से आई वर्कर्स ने एक और रात सड़क पर ही गुजार दी। धरने पर बैठी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबा है कि बरतरफ मुलाजमीन को बहाल और सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं कि इस्लामाबाद शुगर स्कैंडल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब का शुगर स्कैंडल से मुताल्लिक़ तमाम शख्सियात की तलबी का फैसला। अफजल जावेद इस बारे में मजीद अपडेट्स देंगे, आगाह कीजिएगा अफजल। जी देखिए, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड की जानिब से शुगर स्कैंडल का नोटिस डीपी नैब रावलपिंडी इरफान मंदी को जो है तहकीकाती टीम का इंतजाम कर दिया था। इस हवाले से नैब रावलपिंडी में तमाम अदारों से रब्ता किया था। तमाम अदारों की जानिब से मुतल्लिका रिकॉर्ड है स्कैंडल के हवाले से वो नैब रावलपिंडी को मसूल हो गया। और नैब रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल से तमाम शख्सियात की तलबी का फैसला किया और पाकिस्तान शुगर मिल्क एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान की तलबी जारी किया है। उन्होंने इस नोटिस में कहा गया कि 25 मार्च को नैब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए अफजल जावेद। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान पाक फजाइया के सरबराह के ओहदे से आज रिटायर्ड हो रहे हैं। उनके दौर में पाकिस्तान ने भारत को बालाकोट पर उसकी जाली एयर स्ट्राइक्स पर मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ 2 भारतीय तैयारे मार गिराए बल्कि भारतीय हुदूद में घुसकर उसके दिफाई हिसार को भी तहस नहस कर डाला। नाजरीन, पाक फजाइया के शाहीन MM आलम को दुनिया से गए 8 बरस बीत गए। मोहम्मद महमूद आलम ने 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 1 मिनट में 5 हंटर तैयारी गिराकर ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे दुश्मन की आने वाली नस्लें भी भुला नहीं पाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।